हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। चलो आज अपन बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स की। कौन सी क्लास? बीएससी फर्स्ट ईयर। कौन सी बुक पढ़ रहे थे अपन? मैकेनिक्स। कौन सी पढ़ रहे थे? मैकेनिक्स। ठीक है, इसमें अपन ने यूनिट स्टार्ट कर रखी थी कौन सी? फर्स्ट वाली। कौन सी? फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली यूनिट का नाम क्या था? निर्देश तंत्र और उनके सापेक्ष गति। ठीक है, उसमें अपन ने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे और उसमें अपन बात कर रहे थे स्थानांतरित तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। क्या बात कर रहे थे अपन? कौन से टॉपिक की बात कर रहे थे? कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उसके अंदर अपन ने बात की थी स्थानांतरित तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। किसकी बात की थी? स्थानांतरित तंत्रों में रूपांतरण स्थानांतरित तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन ट्रांसलेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके। इसकी अपन बात कर रहे थे, हेडिंग क्या थी अपनी? स्थानांतरित तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। क्या थी? स्थानांतरित तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। कहने का मतलब क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इज ट्रांसलेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके अंदर अपन ने बात की थी, एक तो पोजीशन, कहने का मतलब एक तो पोजीशन कोऑर्डिनेट निकाला था, ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट निकाला था, एक अपन ने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट निकाला था। जैसे कि स्थिति वाला यानी पोजीशन वाला क्या आया था अपने पास? आर डैश इक्वल आर माइनस आर नॉट, ऐसे ही आई थी। पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन जब अपन ने निकाला था वो वाला ऐसे ही आया था। और वेलोसिटी वाली इक्वेशन क्या आई थी अपनी? इसको अपन ने कौन सी इक्वेशन दी थी? 1 दी थी। और वेलोसिटी वाली कौन सी आई थी अपनी? वी डैश इक्वल v। ये इक्वेशन आई थी अपनी 1 और ये इक्वेशन आई थी अपनी 2। और थर्ड इक्वेशन अपनी आई थी एक्सेलरेशन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सी? एक्सेलरेशन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आई थी। ठीक है, ये हो जाएगी अपनी ए। ये इक्वेशन आई थी अपनी 3। एक फोर्थ इक्वेशन अपनी आई थी मोमेंटम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, जो क्या आई थी अपनी? p डैश इक्वल p वेक्टर। ठीक है, ये वाली अपनी इक्वेशन आई थी। अब देखो, इस इक्वेशन के अंदर आपको कहीं पे भी टाइम दिख रहा है क्या? क्या इन चारों इक्वेशन के अंदर आपको कहीं पे भी टाइम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। देखो, इसके अंदर भी टाइम नहीं है, इसके अंदर भी टाइम नहीं है, और इसके अंदर भी टाइम नहीं है, इसके अंदर भी टाइम नहीं है। तो इन चारों इक्वेशनों को अपन क्या बोलेंगे? टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। क्या बोलेंगे? काल अनाश्रित इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, मैंने आप लोगों को एक बात भी बताई थी, अगर डैश वाला बिना डैश वाले के बराबर हो, क्या हो? अगर डैश वाला बिना डैश वाले के बराबर हो तो वो दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। और देखो, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आप लोग देखो, ये जो स्थिति है यानी कि पोजीशन वेक्टर या पोजीशन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन अपन ने निकाला था, इसके अंदर देखो आर डैश जो है, आर वेक्टर डैश, ये आर वेक्टर माइनस आर नोट वेक्टर है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो आर वेक्टर डैश है ये इसके बराबर नहीं है। और ऐसे ही आप लोग देखोगे वेलोसिटी v डैश माइनस v,
क्या हो जाएगा, v वेक्टर डैश इक्वल v वेक्टर, और ऐसे ही a वेक्टर डैश इक्वल a वेक्टर। कहने का मतलब क्या है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और मोमेंटम तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो कहूँगी क्या मैं, प्राप्त रूपांतरण समीकरण, ये जो भी रूपांतरण समीकरण है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, वो क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। इन इक्वेशन की सहायता से हम कह सकते हैं क्या, इन सारी इक्वेशंस की सहायता से हम कह सकते हैं कि स्थानांतरित तंत्रों में स्थिति, क्या, स्थानांतरित तंत्रों में स्थिति निश्चर इनवेरिएंट नहीं होती, जबकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या होंगी, निश्चर राशि होगी। क्या होगी, निश्चर राशि होगी। देखो निश्चर राशि कैसे होगी, यानी कहने का मतलब क्या है कि इन चारों इक्वेशन में से इनवेरिएंट राशि कौन सी है, और देखो ये जो r डैश ये इसके बराबर नहीं है, तो ये राशि कौन सी हो जाएगी, निश्चर या कोवेरिएंट इनवेरिएंट कहने का मतलब क्या है कि पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को इनवेरिएंट इक्वेशन नहीं है। क्या हो जाएगा, देखो जब ये दोनों अगर आपस में बराबर नहीं होंगे तो ये निश्चर राशि नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा, इनवेरिएंट राशि नहीं है। ऐसे ही अपन बात करते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की। ये दोनों क्या है, देखो v वेक्टर डैश इक्वल v वेक्टर, तो ये दोनों राशि आपस में क्या है, बराबर है। ऐसे ही एक्सेलरेशन वाली क्या हो जाएगी, a वेक्टर डैश इक्वल a वेक्टर, तो ये भी आपस में क्या है, बराबर है। तो इसलिए इन राशियों को अपन क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनवेरिएंट राशि है, इनवेरिएंट राशि है। कहने का मतलब क्या है, देखो सिंपल सी बात है, अगर दोनों इक्वेशन या दोनों की वैल्यू बराबर में नहीं होगी तो ये इनवेरिएंट राशि नहीं होगी, और अगर जब दोनों बराबर में होगी तब ये क्या हो जाएगी, इनवेरिएंट राशि हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो अब अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको, नहीं होए तो पूछ लेना क्लियर। चलो अब अपन टॉपिक लेते हैं न्यू टॉपिक। अब देखो ये जो मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया है, स्थानांतरित तंत्रों में आप रूपांतरण समीकरण, ठीक है, तो इसका आप लोगों के क्वेश्चन आ सकता है कि स्थानांतरित तंत्रों में रूपांतरण समीकरण ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि स्थानांतरित तंत्रों में रूपांतरण समीकरण ज्ञात करो। और एक क्वेश्चन आप लोगों के इस हिसाब से आ सकता है कि स्थानांतरित तंत्रों के लिए, क्या, ट्रांसलेशनल फ्रेम्स के लिए सिद्ध करो कि स्थिति निश्चर नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखवाई थी, तो स्थिति निश्चर नहीं थी, कहने का मतलब पोजीशन इनवेरिएंट राशि नहीं थी, तो क्या हो जाएगा, स्थिति निश्चर नहीं थी, परंतु वेलोसिटी वेग और एक्सेलरेशन त्वरण दोनों क्या होंगे, निश्चर राशि होंगे। वो आपको पीडीएफ में नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो इसके बाद अपन न्यू टॉपिक लेते हैं, एक समान आपेक्षिक वेग से क्या हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना है एक समान आपेक्षिक वेग से गतिशील तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। वेग से गतिशील तंत्रों में
रूपांतरण समीकरण। ठीक है, ये भी सेम टू सेम वैसे ही होगा जैसे कि अपन ने उसके अंदर बात की थी, कौन से वाले, स्थानांतरित तंत्रों के अंदर बात की थी। तो ऐसे ही अपन इसकी बात कर लेंगे, सेम टू सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेंगे। सेम टू सेम कैसे हो जाएगा, दो निर्देश तंत्र अपन बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन एक निर्देश तंत्र लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है अपना एक्स एक्सिस और ये क्या है अपनी वाई एक्सिस। इसको अपन नाम क्या दे देंगे, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इसी तरीके से अपन इसी के ऊपर एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे। ठीक है, इसी के ऊपर अपन एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे। इसको अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और इसको अपन नेमिंग क्या दे देंगे, एस डैश। ठीक है, दोनों का ओरिजिन पॉइंट क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, दोनों का ओरिजिन पॉइंट क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्थिति कब होगी, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन ने लिया एस और एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन ने लिया एस डैश। ठीक है, ये दोनों एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मैंने क्या कर दिए, शो कर दिए। और ये मैंने कब किया, t इक्वल 0 टाइम पर। कब किया, t इक्वल 0 टाइम पर। कहने का मतलब क्या है कि इस कंडीशन के अंदर समय यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ या फिर देखो, अब ये जो यहाँ पे वेग है, कहने का मतलब एस डैश, और ये कंडीशन कब आएगी, देखो ये दोनों, इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन पॉइंट क्या है, एक है। अब ये ओरिजिन पॉइंट एक है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस और फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश दोनों एक दूसरे के क्या हैं, संपाती है। अब संपाती किसको बोलेंगे, संपाती क्या होता है, संपाती उसको बोलेंगे जब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन पॉइंट क्या रहेगा, एक रहेगा। दोनों ओरिजिन पॉइंट, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन पॉइंट क्या रहेगा, ओनली एक रहेगा। तो देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने पास कितने, यहाँ पे 2 है, एक तो क्या है एस और एक क्या है एस डैश है। ठीक है, अब इन दोनों का ओरिजिन पॉइंट अपन ने ले लिया तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों एस व एस डैश दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, अगर नहीं हो तो पूछ लेना, नो डाउट। ओके, इसके आगे अपन बात करते हैं। अब यदि एस डैश तंत्र, कौन सा, अब यदि एस डैश तंत्र विनियत वेग से गति करता है, अभी तो ये इसी के अंदर है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये थोड़ी देर के बाद यदि ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश विनियत वेग से गति करता है, क्या करेगा, विनियत वेग से गति करता है, गति करना प्रारंभ करता है। अगर मुझे ये बताओ, ये गति करना प्रारंभ कर देगा तो क्या इसके अंदर रहेगा, क्या ये दोनों फिर भी एक दूसरे के संपाती रहेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो ये जो एस डैश वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये थोड़ी देर में उठकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। देखो ये तो अपने पास कौन सा था, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको अपन ने नाम क्या दिया था, एस। इसका ओरिजिन पॉइंट क्या था, ओ। अब ये इसके अंदर जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है, ये विनियत वेग से, वी कांस्टेंट वेलोसिटी से ये क्या करने लग जाता है, गति करना प्रारंभ कर देता है। क्या करना प्रारंभ कर देता है, गति करना प्रारंभ कर देता है। और t समय के बाद, और t समय के बाद एक अन्य स्थिति पर आ जाता है। देखो ये कंडीशन कब है, t इक्वल 0 समय पर। कब है, यहाँ पे टाइम क्या है, 0 है। अगर 0 रहेगा और
दोनों एक दूसरे के संपाती रहेंगे तो ये वाला डायग्राम बनेगा। कहने का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डेस, दोनों क्या रहेंगे, एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर शो होंगे और दोनों का ओरिजिन पॉइंट क्या रहेगा, एक ही रहेगा जो अपन ने यहाँ पे बना रखा है। अब कंडीशन आती है इसके जस्ट बाद की, तो ये क्या बोल रहा है देखो कि थोड़े देर बाद ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डेस है ये वी नियत वेग से गति करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, कौन से, एस डेस जो है वो नियत वेग से गति, कांस्टेंट वेलोसिटी से गति करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। अगर ये स्टार्ट करेगा तो आप लोगों को पता है कि ये उठ के यहाँ पे आएगा, अगर ये उठ के यहाँ पे आ गया, चल कर यहाँ पे आ गया, तो ये टाइम भी जीरो नहीं रहेगा, यहाँ पे टाइम भी तो चेंज होगा। अगर डिस्टेंस तय हो रही है, डिस्टेंस चेंज हो रही है तो टाइम भी क्या होगा, इसका चेंज होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो चलो देखो, और टी समय के बाद एक निश्चित एक स्थिति पर आ जाता है। चलो अब इसको उठा के अपन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एस डेस है वो क्या कर रहा है, नियत वेग से गति कर रहा है। तो मान लो मैं इसको क्या कर लिया, यहाँ पे ले आई, किसको, ये क्या है अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डेस ले आई। ये क्या है, ये कंडीशन कब हुई, जब ये v नियत वेग से क्या करेगा, v नियत वेग से गति करेगा। ठीक है, अगर ये गति करेगा तो इसका टाइम भी क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा। तो देखो सेम टू सेम वैसा ही डायग्राम बनेगा जैसा अपन ने स्थानांतरित तंत्रों के कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बनाया था। तो देखो इसका ओरिजिन पॉइंट अपन क्या लेते हैं, इन दोनों का यहाँ पे एक P पॉइंट लेते हैं। ठीक है, अब इसका ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा, चलो इसको यहाँ से क्या कर देते हैं अपन, मिला देते हैं। ठीक है, और ये ऐसे अपना क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कौन सी साइड हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी, और इसकी डायरेक्शन कौन सी साइड हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी, और इस वाले की डायरेक्शन हो जाएगी इस साइड। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये अपन ने ओरिजिन पॉइंट नाम दे दिया इसको ओ डेस। आप लोगों ने पीछे पढ़ा था कि ओ से लेके ओ डेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, आर नोट होती है। पीछे पढ़ा था स्थानांतरित तंत्रों वाले में, तो इसकी वैल्यू अपन पोजीशन वेक्टर कितना दे देंगे, ओ और ओ डेस के बीच की डिस्टेंस को क्या नेमिंग दे दी, आर नोट वेक्टर, और ओ डेस से पी डेस का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डैश। क्लियर है, ओ और पी के बीच की डिस्टेंस या फिर पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा। अब देखो वहाँ पे अपन ने इस आर नोट को क्या बोला था कि ये कांस्टेंट है, पर यहाँ पे ये क्या होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब क्यों नहीं रहेगा, इसके बारे में भी देखो अपन बात करते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या, अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ, मान लो यहाँ तंत्र S और S के सापेक्ष अपन ने एक क्या लिया, स्थिति, कोई पॉइंट ले लिया P। ठीक है, चलो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर है। अब मुझे ये बताओ, अब सोचो मेरा वेग क्या है, मेरा वेग 5 मीटर पर सेकंड है। देखो मैं इसकी बात कर रही हूँ कि ये आर नोट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा। मान लो कि मेरा वेग कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से चलकर कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। क्या हुआ, स्टार्टिंग से सुनना, मान लो कि मेरा वेग कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से डिस्टेंस तय करके यहाँ पर आ गई, तो मेरी डिस्टेंस कितनी हुई, 2 मीटर। कितनी हुई, 2 मीटर। 2 सेकंड लगता है, तो मुझे यहाँ से आने में, यहाँ से चलकर यहाँ आने में कितनी सेकंड लगती है, 2 सेकंड लगती है। तो मुझसे कोई बात पूछे
क्या, कोई मुझसे पूछे कि आपने यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय की। क्या, कोई मुझसे पूछे कि मैम आपने यहाँ से और यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय की, तो मैं यही कहूँगी कि v मल्टीप्लाई t। क्या करनी है मेरे को, डिस्टेंस निकालनी है। तो नियत वेग से कौन गति कर रहा है, v, और इसके सापेक्ष किस, और जब ये गति कर रहा है नियत वेग से तो चेंज किसके सापेक्ष हो रहा है, t के सापेक्ष हो रहा है। तो मेरे को निकालनी क्या है, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों को पता होता है कि क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो कहने का मतलब मेरी यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r नॉट इक्वल v t। क्या हो जाएगी, v t। देखो तो r नॉट इक्वल क्या हो गई मेरी यहाँ पे, v t। क्लियर है, इसलिए ये यहाँ पे नियत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ से गति करता हुआ यहाँ पर आता है। अगर ये गति करेगा तो इसका टाइम भी क्या होगा, चेंज होगा। और अपने को निकालनी क्या है, ओ और ओ डैश के बीच डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो स्पीड को मैंने ये काम पे क्या बोल दिया, गति कर रहा है तो v, और टाइम अपना क्या होता है t, तो v और t मैंने क्या कर दिया, r नॉट वेक्टर इक्वल v t। क्लियर है यहाँ तक सबको, किसी को कोई डाउट? चलो अब अपन बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। सेम टू सेम वैसे ही होगा जैसे अपन ने ट्रांसनेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर पढ़ा था। चलो वैसे ही अब अपन उसके अंदर भी अपन ने ट्रायंगल लो लिया था, तो इसके अंदर भी अपना ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ओ डैश पी। ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही कंडीशन निकालनी है अपने को। फर्स्ट निकालना है पोजीशन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड अपने को निकालना है वेलोसिटी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड अपने को निकालना है एक्सेलरेशन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बात करेंगे कि आगे अपना क्या आता है, या तो फोर्स आएगा या फिर अपना क्या आ जाएगा, मोमेंटम आएगा। ठीक है, वहाँ पे अपना क्या आया था, मोमेंटम आया था। चलो ट्रायंगल लो, कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं, ओ डैश पी। ठीक है, ट्रायंगल ओ डैश पी फ्रॉम ट्रायंगल। ठीक है, और कौन से लो से बात करेंगे, ट्रायंगल लो से, सदिश त्रिभुज के सदिश संयोजन के नियम से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ डैश सदिश ट्रायंगल लो क्या होता है, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, दो डायरेक्शन सेम हो और थर्ड डायरेक्शन उन दोनों के क्या हो, ऑपोजिट हो, तो वो क्या होता है, अपना ट्रायंगल लो होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि दो डायरेक्शन तो सेम हो मतलब पॉजिटिव, और एक डायरेक्शन उन दोनों के ऑपोजिट हो, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, वो अपना क्या है, ट्रायंगल लो है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, त्रिभुज ओ डैश, इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है और इसकी डायरेक्शन भी इधर जा रही है, तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, योग होगा। तो ओ डैश प्लस ओ पी, वेक्टर लगा देना भाई, किसके इक्वल में है, ओ और पी के, किसके इक्वल में है, ओ पी के। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि ओ डैश की वैल्यू कितनी है, आर नॉट वेक्टर इक्वल वी वेक्टर टी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग आर नॉट वेक्टर ना लिख के वी वेक्टर टी लिखोगे, और ओ डैश और पी की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे आर वेक्टर डैश है, ओ और पी के बीच की कितनी है, आर वेक्टर है। तो इतना तो बेसिक सा आप लोगों को आता ही है, 12th क्लियर करके आए हो आप लोग। तो देखो ओ डैश की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वी टी। ठीक है, प्लस ओ और पी की डिस्टेंस कितनी है, सॉरी ओ डैश पी, ओ डैश पी की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे आर वेक्टर डैश इक्वल, ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर।
ठीक है। अब अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ पे देखो किसकी बात कर रहे हैं अपने को, पोजीशन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो आर वेक्टर डैश इक्वल क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे, आर वेक्टर माइनस वी टी वेक्टर। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड टाइम। अब मुझे ये बताओ, वहाँ पे अपने पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने उसको क्या बोला था, टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास क्या है, टाइम है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे अपने पास टाइम है तो इस इक्वेशन को अपन क्या बोल देंगे, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, कोऑर्डिनेट इक्वेशन। कहने का मतलब ये काल आश्रित इक्वेशन है। तो इस फर्स्ट इक्वेशन को अपन क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट पोजीशन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन अपनी कहलाएगी, देखो स्थिति रूपांतरण समीकरण, स्थिति रूपांतरण समीकरण। और बाकी का आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन का अपन डिफरेंशिएशन करके क्या निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का अपन डिफरेंशिएशन करके क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी निकालेंगे। चलो बात करते हैं। अब डायग्राम तो अपने को चाहिए नहीं, तो डायग्राम को क्या कर दो, यहाँ से हटा दो। ओके जी, आ जाओ। चलो, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन का अपन टाइम के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, डी आर वेक्टर डैश अपॉन डी टी। तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस क्या हो जाएगा, वी वेक्टर और टी का 1, ठीक है, सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, चूँकि आप लोग ट्रांसलेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर भी पढ़ चुके हो कि डी आर वेक्टर डैश को अपन क्या बोलते हैं, वी वेक्टर डैश बोलते हैं। ऐसे ही अपन इस वाली इक्वेशन को क्या बोलते हैं, वी वेक्टर बोलते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, वी वेक्टर डैश इक्वल वी वेक्टर माइनस वी। ओके, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेलोसिटी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट। क्लियर है। चलो, अब इसके अंदर अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। वैसे इतने डाउटिंग की बात तो है तो नहीं है इसके अंदर, पर फिर भी एक बार डायग्राम अगर समझ में नहीं आया या फिर किसी को और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।